हेलो टू हाई एंड एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे ही आप लोगों को पता है, स्वर्गीय श्री बालेराम जो स्मृति प्रतियोगिता चल रही है, उसका जो रोज मॉक हो रहा है, उसका सॉल्यूशन हम आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल एकेडमिक्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने मॉक्स की देते रहिए जानकारी, अच्छे से देखते रहिए क्या चलता है। ठीक है, तो नमस्कार सभी को। शुरू करते हैं आज का हमारा जो क्लास 4 का मॉक है। क्लास 4 के मॉक में हमारे पास 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 इंग्लिश के, 20 जीके के और 10 हिंदी के, 50 क्वेश्चन का पूरा ये मॉक है। तो प्यार के साथ बैठिए और देखिए मॉक में क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम 10 क्वेश्चन मैथ के करेंगे, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद फिर जीके। देखो मैथ का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट। अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं। 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या है, 9। 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 9। तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे, 9 से। 5 डिजिट बोला तो 5 टाइम्स 9 9 9 9 9, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा। अगर इसी में हमसे कहता है स्मॉलेस्ट डिजिट, अब जैसे 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 10। अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात आती है तो 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1, 2 डिजिट स्मॉल नंबर 10, 3 डिजिट 100, 4 डिजिट 1000, 5 डिजिट 80, 0 ऐड करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लेनी है हमें और 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लेनी है। तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो गई 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। और 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, नाइन 9 मैंने आप लोगों को बताया था भी कि अगर ग्रेटेस्ट डिजिट लेनी है तो 9 से स्टार्ट करनी है और स्मॉलेस्ट डिजिट लेनी है तो 1 से स्टार्ट करनी है। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, -999। तो 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी लेंगे, कितना आएगा 10, 10 में से 9 का 1 0 0 0। तो यानी कि क्या आएगा डिफरेंस इनका, 1 आ जाएगा। 4 डिजिट ग्रेट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पा लो। The length of a rectangle is 12 centimeter and its perimeter is 40 centimeter. तो व्हाट इज रेक्टेंगल, सबसे पहली बात आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, क्या कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। तो अगर ये हमारी लेंथ L है, ये भी L होगी। अगर ये B है तो ये भी B होगी। ठीक है, अब इसका हमें क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कहता है P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर दिया कितना है, 40। लेंथ कितनी दे दी हमें, 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें निकालनी है। ये 2 से कटेगा कितना, 20 टाइम्स। तो B इज इक्वल टू 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो जब ब्रेथ आई रेक्टेंगल की कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है जिसमें इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक है, तो हमें इसका पेरीमीटर दिया है और इसकी लेंथ दी है, हमने क्या करा, इसकी ब्रेथ निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी 1 घंटे में 2 दीवार रंग सकता है, यानी कि इफ अ स्टूडेंट कैन पेंट 2 वॉल्स इन 1 आवर, 1 घंटे में 2 दीवार पर पेंट कर सकता है। हाउ मेनी वॉल्स विल ही पेंट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में कितनी दीवारें रखेगा। यूनिटरी मेथड,
1 घंटे में कितनी दीवार रख रहा है? 2 दीवार रख रहा है। ठीक है, हमें क्या करना, 5 घंटे का निकालना है। 5 घंटे में क्या करेगा, 2 5 जा 10। तो 5 घंटे में 10 दीवार को कलर कर सकता है वो। 1 घंटे में कितनी कर रहा, 2 दीवार कर रहा है, अगले घंटे में फिर 2 करेगा, अगले घंटे में फिर 2 करेगा, ऐसे ही 5 घंटे में कितनी 10 दीवारें वो बन सकता है। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट, 10। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहली बात, प्राइम नंबर होता क्या है? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, या तो खुद से कटते हैं या फिर बन से कटते हैं, यानी कि जो किसी भी संख्या से ना कटे, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2। 2 एक ऐसा है जो इवन होने के बाद भी क्या है, प्राइम है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम भी है। एक ही ऐसा नंबर है जो इवन होने के बाद भी क्या है, प्राइम है, वो क्या है, 2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पा दो। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज लीप ईयर और व्हाट इज नॉर्मल ईयर। लीप ईयर क्या होता है? ऐसा ईयर जिसमें फरवरी कितने 29 डेज की हो, और नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 डेज की होती है। तो नॉर्मल ईयर होता है हमारा 365 डेज, और लीप ईयर कितना होता है हमारा, एक दिन और ऐड हो जाएगा, 366 डेज। तो लीप ईयर में कितने होंगे, 366 डेज होंगे, 366 दिन। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 39। 2 नंबर्स का सम कितना दे दिया, 39 दे दिया। इफ 1 नंबर इज 17 देन व्हाट इज द अदर नंबर। 2 संख्याओं का जोड़ 39 है, उनमें से एक संख्या 17 है, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो देखो भाई, लेट हमने 2 नंबर मान लिए, कोई भी x एंड y, उसमें एक हमें दे दिया 17, दूसरा हमको क्या करना है, फाइंड करना है। जब भी दोनों का सम कितना दे दिया, तो 17 प्लस y इज इक्वल टू 39। तो x इज इक्वल टू 39 माइनस 17 कितना आ गया, 22। देखो बच्चों, जैसा हम आप लोगों को मॉक टेस्ट करा रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं और इस चीज का लाभ ले रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इससे जुड़ने वाले, इस प्रतियोगिता से जुड़ने वाले सभी बच्चे इस चीज का प्रॉफिट ले सकें। और अगर नहीं भी जुड़ रहा तो भी अगर देख रहा है, कोई सी बड़ी बात है, वो अच्छा ही है, किसी के लिए कुछ मिल ही रहा है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट जो आने वाले मॉक टेस्ट है, उनके लिए अगर आपको हमारा नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, और वीडियो को लाइक करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पा दो। द प्रेजेंट एज ऑफ राम्स फादर इज 8 टाइम्स दैट ऑफ राम। यानी कि राम के जो पिता की आयु है, वो राम की आयु की 8 टाइम्स है, 8 गुना है। इफ द एज ऑफ राम्स फादर इज 40 ईयर्स, यदि राम के पिता की आयु 40 वर्ष है, तो राम की आयु क्या होगी। देखो भाई, कुछ नहीं है, एक राम है और एक उनके क्या है, फादर है। जो फादर की एज है वो राम की एज की कितनी है, 8 टाइम्स है। कितनी है, 8 टाइम्स है। अगर राम की एज हम x मान रहे हैं, तो राम के फादर की कितनी हो जाएगी, 8x। भाई 8 टाइम्स है, 8 का गुणा, यानी कि गुणा होनी है। और राम के फादर की एज कितनी दे रखी है, 8x की वैल्यू हमें दे रखी है, 8x इज इक्वल टू 40 ईयर्स। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से इधर कहा जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8 5 या 40, यानी कि जो राम की एज आई वो कितनी आ गई, 5 ईयर्स। ये हमें फाइंड करना था, व्हाट इज द एज ऑफ राम। तो कितनी आ जाएगी, राम की एज आएगी 5 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाओ। हाउ मेनी ग्राम्स देयर आर इन 5 हेक्टोग्राम्स। सबसे पहली बात, हेक्टाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 हेक्टाग्राम में कितने ग्राम होते हैं। आ जाओ भाई, 1 हेक्टाग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 हेक्टाग्राम में
होते हैं जी 100 ग्राम। एक हेक्टाग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 100 ग्राम। हमसे कितने पूछा? 5 हेक्टाग्राम में पूछा। इज इक्वल टू 500 ग्राम। तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका? 500 ग्राम। ठीक है भाई। 1 केजी में 1000 ग्राम, हेक्टा में 100, डेका में 10, डेसी में 1/10, सेंटी में 1/100 और मिली में 1/1000। ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6.5 सेंटीमीटर है। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6.5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल? ट्रायंगल का क्या निकालना? पेरीमीटर निकालना। सबसे पहली बात, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। आ जाओ। ये रही हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या है? इक्वल है। यानी कि ये भी 6.5, ये भी 6.5 और ये भी 6.5। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना होता है। सम ऑफ ऑल इट्स बाउंड्रीज इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो परिमाप क्या होगा? इसकी तीनों भुजाओं का जोड़। सम ऑफ इट्स ऑल साइड, सम ऑफ इट्स ऑल साइड। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 6.5 प्लस 6.5 प्लस 6.5 यानी कि 3 इंटू 6.5 तो कितना जाएगा? 19.5 सेंटीमीटर। या सीधे सीधे बोल दो, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड। 3 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि तीनों साइड क्या होती है इसकी? इक्वल होती है। ठीक है भाई। तो आज हमारे मैथ के 10 क्वेश्चन हुए। अच्छे क्वेश्चन थे। एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर करें और डेली हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी जो है मैं आप लोगों को इंग्लिश और कराऊंगा। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सोनेंट? तो हमारे अल्फाबेट होते हैं 26, जिसमें कुछ वोवल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। जो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5। कौन से होते हैं वे? ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जो बचेंगे वे हमारे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? कॉन्सोनेंट निकालना है। तो ये भी वोवल है, ये भी वोवल है, ये भी वोवल है। तो कॉन्सोनेंट कौन सा हुआ? बी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। अ मैन हु राइट्स अ बुक, अ मैन हु राइट्स, अ मैन हु राइट्स अ बुक। एक आदमी जो किताब लिखता है क्या कहते हैं उसको? राइटर। अ मैन हु बुक राइट्स अ बुक क्या होता है? राइटर। अ मैन हु टीच क्या कहलाता है? टीचर। अ मैन हु ट्रीट क्या कहलाएगा? डॉक्टर। और एक्टर तो जो अ मैन हु एक्टिंग, जो क्या एक्टिंग करता है वो क्या कहलाएगा? एक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट, द बुक इज द डैश द टेबल। तो यहां क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? जब किसी की पोजीशन बताता हो। द बुक एट द टेबल, द बुक इन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल या द बुक बाय द टेबल। तो ऑन बुक टेबल के लिए क्या आएगा? ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड निकालना है। कैलेंडर, तो कैलेंडर की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है CALENDR, कैलेंडर। यानी कि जो हमें तिथि के बारे में बताता है। ठीक है, ये क्या होता है? कैलेंडर होता है। नेक्स्ट आ जाओ। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ काइंड। काइंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? दयालु। काइंड हार्टेड पर्सन, एक अच्छा इंसान है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा जेन्युइन। क्या होगा? जेन्युइन। क्रूल, क्रूअल क्या होगा? निर्दयी। क्या होता है क्रूअल का? निर्दयी। निर्दयी इंसान है? जो किसी पर दया ना करता हो। रफ, खुरदुरा। और हिंडर,
हिंडर होता है हिंड्रेंस, यानी हिंड्रेंस या हिंडर क्या होता है, इसका मतलब रुकावट, किसी चीज को रोकना, रुकावट करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। चूज द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ बिटर। बिटर होता है खट्टा, कड़वा, क्या होता है, कड़वा। ठीक है, अब इसका क्या निकाला, एंटोनियम्स निकाला, इसका अपोजिट बताना है। सैड दुखी होगा, नहीं होगा जी। हार्ड टफ हो गया, कठिन बोल दो इसको, टफ भी बोल सकते हैं, कठिन भी बोल सकते हैं। एसिड, एसिड कैसा होता है, खट्टा ही होता है। और इसका क्या होगा अपोजिट, स्वीट, यानी कि मीठा। क्या होगा इसका अपोजिट, स्वीट, मीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहली बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एक तरह की फीलिंग, जिसे हम फील करते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हेट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी से प्यार करते हैं। ऑनेस्टी, ये भी कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बुक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, तो हमें वो बताना कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होनेगा, ये भी नहीं होनेगा, ये भी नहीं होनेगा। क्या होगा आंसर, बुक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। अब डिग्री हमारे पास तीन होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कॉम्पैरेटिव डिग्री कहां यूज होती है, जहां कंपेयर हो, वहां क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। अब जैसे हमारे पास ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारा दो सिलेबल से मिलकर बनता है, ब्यूटी और फुल। जहां भी किसी भी वर्ड के हमारे दो सिलेबल मिलते हैं, तो उसमें कॉम्पैरेटिव डिग्री के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या, मोस्ट का यूज करते हैं। तो जो ब्यूटीफुल है, इसका ब्यूटीफुल का कॉम्पैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट हो जाओ। राम डैश लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1998। राम इस शहर में 1998 से रह रहा है, तो क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब राम कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। देखो भाई, ये प्लूरल वर्ब होगी, ये नहीं आनेगा। ये फ्यूचर होगी, ये भी नहीं आनेगा। इस बीन, इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती, इसके साथ थर्ड फॉर्म का आएगी जहां पैसिव वॉइस बनेगा। लेकिन हमारा सेंटेंस कैसा है, एक्टिव, तो क्या आएगा, हैज बीन। राम हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1998। तो आज के लास्ट के क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दे डैश टू स्कूल डेली बाय बस। वे रोजाना स्कूल बस से जाते हैं। अब डेली देखो क्या होगा, सेंटेंस इंडेफिनिट बनेगा। इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में हैड नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, और डिड के साथ, डिड कब आता है, नेगेटिव सेंटेंस में, या नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। जबकि हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट। तो दे वेंट टू स्कूल डेली बाय बस। दे वेंट टू स्कूल डेली बाय बस। बताओ। तो भाई आज के हमारे मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब उज्जवल सर आ रहे हैं, वो आपको कराएंगे हिंदी और जीएस। ठीक है। सो हेलो टू हाय एवरीवन, कैसे हो भाई? एक बार बता दो सब फर्स्ट क्लास हो ना। और बेटा एक बार सेशन को शेयर कर दो, एक बार कमेंट कर दो, और जितने बच्चे जुड़ रहे हैं यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, है ना। और एक बार चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, ताकि बेटा ज्यादा ज्यादा वीडियो बच्चों पे जा सके। और ज्यादा ज्यादा वीडियो बच्चों को जाएगी तो यार उनका ही एकदम प्रॉफिट होने वाला है। चलिए तो बेटा आज मैं आपको जीएस करवाने वाला हूँ, ये जीएस के क्वेश्चन है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और बेटा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि भैया इस सेशन को कर दो शेयर, एंड देन फिर चलते हैं अपने सेशन पे। ओके चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है भैया अपना, एकदम सिंपल से, एकदम नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है। वैसे तो ये भी यार 4th क्लास लेवल का एकदम क्वेश्चन है ना। एकदम नर्सरी लेवल का क्वेश्चन होने वाला है बेटा। तुरंत के तुरंत ही देखते ही आंसर पता लग गया होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, है ना। कि भैया अंग्रेजी वर्ण मालाओं में कितने अक्षर होते हैं ना। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें तो ज्यादा कोई कंफ्यूजिंग वाला पार्ट ही नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे सारे कमेंट सेक्शन में बच्चे बता दो। आंसर क्या हो जाएगा अपना 26 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया अपना 26, है ना। क्या होता है भैया अपने 26 अल्फाबेट्स होते हैं। चलिए फिर चलते हैं बच्चा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एकदम इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
चलिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच एनिमल स्वेट इज पिंक इन कलर, है ना भाई। अगर हम बात करते हैं स्वेट की, स्वेट का मतलब क्या होता है बेटा, पसीना। अगर हम पसीने की बात करते हैं, अगर हम स्वेट की बात करते हैं, तो बेसिकली स्वेट क्या होता है कि भाई अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, है ना, तो ह्यूमन बीइंग में सिंपल सी बात है ट्रांसपेरेंट होता है ना। और क्या होता है स्वेट के अंदर, NaCl होता है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, विच एनिमल स्वेट इज पिंक इन कलर, है ना, कि भैया एक ऐसा एनिमल है जिसका स्वेट ही पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का होता है, तो वो कौन सा एनिमल है। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ, देखो सुनो बेटा, जब भी आपके ना क्वेश्चन ऑप्शन से आए, है ना, इतनी बात तो ध्यान में रखना, जब भी आपके जो ऑप्शन है ना, जब भी आपका जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन बेसिस पे है, तो बेटा एलिमिनेट करना सीखो, है ना। एलिमिनेट करने से बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। मान लिया आपको किसी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पता, तो भी बेटा एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर दे सकते हो। चलिए हम बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की। तो भैया गुलाबी रंग, है ना, पसीना गुलाबी रंग का होता है, वो किस जानवर का है हमें बताना है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा ऑस्ट्रिच, ये नहीं होगा, एलिफेंट नहीं होगा, लायन भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, दरियाई घोड़ा या हिप्पोपोटेमस हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अगर हम बात करते हैं बेटा हिप्पोपोटेमस की, अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो स्वेट होता है वो पिंक कलर का होता है, क्यों होता है, मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जैसे ही कल क्लासेस होगी, और क्लासेस में फिर बेटा मैं आपसे पूछूंगा, है ना, कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे मुझे बेटा ये बताएंगे कि भैया जो हमारा दरियाई घोड़ा होता है, दरियाई घोड़े का जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है बेटा, वो पिंक कलर का क्यों होता है ना। क्या उसके लिए वो यूजफुल है, क्या उसके लिए वो हेल्पफुल है, क्या उसकी बॉडी के लिए वो हेल्पफुल है कि भैया उसका जो स्वेट होता है वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, इन विच स्टेट डज द सनराइज फर्स्ट इन द इंडिया, है ना, कि भैया मैं एक बार बेटा हिंदी में बोल देता हूं, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है ना। तो जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कि भैया भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है, क्या गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, या फिर मध्य प्रदेश। जल्दी से बताइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं बेटा अरुणाचल प्रदेश की। किसकी बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं सनसेट की बात करूं, तो सनसेट कहां पे होता है बेटा, सनसेट कहां पे होता है, अगर मैं सनसेट की बात करूं तो आप गुजरात बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं सनराइज की बात करूं तो क्या हो जाएगा अपना, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं बेटा, एकदम प्रॉपर स्टैटिक वाले क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा समझाने वाला कोई सिनेरियो है नहीं, है ना। बात समझो तुम कि भैया ये जो जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा समझाने वाला कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है ना। दैट्स व्हाई भैया इन्हें थोड़ा जल्दी करके चलेंगे। और एक बात बताओ कि भैया तुम्हारा मैथ का और इंग्लिश का सेक्शन कैसे रहा, एकदम फर्स्ट क्लास रहा ना, है ना, मैथ का। अच्छा हम इसमें एक काम और करेंगे कि बेटा हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा देंगे, है ना, और जो भी उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देगा बेटा उसके लिए कुछ ना कुछ प्राइज मनी रखेंगे, और उसका अनाउंसमेंट अपने चैनल का अनाउंसमेंट भी करेंगे उस बच्चे का, है ना। हम उस बच्चे का अनाउंसमेंट भी करेंगे चैनल पे कि भैया इस बच्चे ने सबसे जल्दी आंसर दिया है। और आपको पता होगा भैया पीडीएफ कहां पे जा रही है ना, आपको नंबर पता है जहां पे पीडीएफ जा रही है। अगर नहीं पता तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, और तुरंत ही हम बेटा नंबर प्रोवाइड करा देंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा हम नंबर प्रोवाइड करा देंगे। ओके चलिए, सो बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, है ना, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। बताइए ये इसका आंसर क्या होगा। मैं एक बार हिंदी में बता रहा हूं, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना। पीक का मतलब क्या होता है बेटा, चोटी होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हम बात करते हैं कंचनजंगा की, हम बात करते हैं नंदा देवी की, हम बात करते हैं महादेव चोटी की। लेकिन एकदम नर्सरी लेवल का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन क्या है, कोई बच्चा भी बता देगा, नर्सरी लेवल का बच्चा बता देगा कि भैया हाईएस्ट पीक किसकी है, माउंट एवरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। अगर बेटा किसी बच्चे को या कोई भी डाउट है XYZ, तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। बेटा क्वेरी एकदम से आपकी रिजोल्व होगी, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है ना। चलिए तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन पर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेम द गैस फिल्ड, है ना, नेम द गैस दैट इज फिल्ड इन बैलून्स। बेटा बैलून्स में कौन सी गैस फिल होती है ना। चलिए ये तो बेटा ये तो क्वेश्चन हो गया है ना, ठीक है बच्चा, ये क्या हो गया बेटा, ये क्वेश्चन हो गया है ना, कि भैया नेम द गैस दैट इज फिल्ड इन बैलून्स, है ना। लेकिन मुझे बताइए कि भैया कुछ ये भी तो गैसेस दे रखे हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रखी है, ऑक्सीजन भी दे रखी है, हाइड्रोजन भी दे रखी है, हीलियम भी दे रखी है। ये सारी की सारी क्या है बेटा, बेसिकली गैसेस ही है ना। ये सारी की सारी क्या है भैया, ये सारी की सारी बेसिकली गैसेस ही है ना। तो हम बात करते हैं बेटा किसकी, यहाँ पे गैस ही पूछ रखा है। लेकिन मुझे बताओ कि फायर एक्सटिंग्विशर के लिए कौन सी गैस यूज होती है ना। भाई आग बुझाते हैं ना,
फायरवर्क अगर कहीं पे आग लग गई तो जब आग लगती है तो आग बुझाते भी है ना, तो आग बुझाने में कौन सी गैस हेल्पफुल है? आग बुझाने में एज अ फायर एक्सटिंग्विशर बेटा कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है ना? देखो सुनो, अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन तो बेटा कंबस्टिबल सब्सटेंस है ना, ये ऑक्सीजन बेटा कंबशन के लिए ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है ना, ऑक्सीजन तो बहुत बहुत जरूरी है कंबशन के लिए। विदाउट ऑक्सीजन कंबशन पॉसिबल नहीं है ना, तो बेटा ऑक्सीजन तो नहीं होगी, ये तो मैंने तुम्हें छोटा सा हिंट दे दिया। और कमेंट सेक्शन में मुझे हर एक बच्चे से आंसर चाहिए कि भैया किस गैस का यूज हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर करते हैं ना, तो मुझे बताइए। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हीलियम इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हीलियम इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है कि भैया आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बैलून्स में जो हम गैस फिल्ड करते हैं बेटा वो कौन सी गैस फिल करते हैं? हीलियम, है ना। और मैं यार तुम सबसे एक चीज बोलना चाहता हूं कि भैया ये जो हीलियम होती है वैसे तो नोबल गैस है ना, लेकिन बेटा ये ब्लास्ट भी बहुत जल्दी होती है। दैट्स वाई बेटा ये जो गैस फिल्ड बैलून्स होते हैं ना, इनसे थोड़ा बच के ही रहा करो, है ना, क्योंकि ये फायर के कॉन्टैक्ट में आने से तुरंत ही क्या हो जाती है बेटा? ब्लास्ट हो जाती है। वैसे तो अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम इज अ नोबल गैस, है ना। हीलियम क्या है बेटा? हीलियम एक नोबल गैस है। लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूं कि और एक बात और है बेटा, नोबल गैस कैसी होती है? नॉन रिएक्टिव होती है, ठीक है। और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि भैया जो हमारी फायर एक्सटिंग्विशर है वो कौन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? बिगेस्ट डेजर्ट, है ना, बिगेस्ट डेजर्ट बताना है आपको। वर्ल्ड का बिगेस्ट डेजर्ट बताना है, कौन सा है ना, मुझे बताना है आपको। मुझे बताना है विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। यहां पे अगर बेटा ऑप्शंस देख लेते हैं, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, कालाहारी, गोबी डेजर्ट, और यहां पे मैं एक ऑप्शन और ऐड कर दूं। अगर यहां पे मैं एक ऑप्शन और ऐड कर देता, चलो छोड़ो, है ना, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर यहाँ पे एंटार्क्टिका और ऐड कर देता बेटा, मैं यहाँ पे क्या ऐड कर देता? यहाँ पे अगर मैं एंटार्क्टिका और ऐड कर देता, उसके बाद देन आप मुझे बताइएगा कि आंसर क्या होगा। चलिए बेटा इन दो ऑप्शंस में देखो, कालाहारी गोबी तो बिल्कुल नहीं होंगे। थार डेजर्ट और सहारा डेजर्ट में बेटा कंफ्यूजन होता है ना, थार डेजर्ट और सहारा डेजर्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। लेकिन मैं बता दूं विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है बेटा? सहारा डेजर्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। और ये एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, है ना। 7 बजे आपको पूरा प्रॉपर मॉक मिल चुका होगा और ये मॉक की पूरी प्रॉपर सॉल्यूशन वीडियो बच्चा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है बच्चा अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द नेशनल एंथम फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश। सो भैया बताइए मित्रों, है ना, मित्रों बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे से तो बच्चे होंगे, तो एकदम फर्स्ट क्लास से, है ना, एकदम छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे होंगे एकदम फर्स्ट क्लास से। तो मित्रों बताइए, जल्दी बताइए कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हु हैज रिटन द नेशनल एंथम फॉर इंडिया। और यार मुझे तुम्हारे पे इतना ट्रस्ट है, जितने भी बच्चे तुम देख रहे हो। और एक बात ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए इस बार, वीडियो कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए बेटा। मुझे पता लगना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे ने वीडियो देखी है नहीं देखी है। और बेटा कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताने, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर जरूर बताने। और यार मैं इन क्वेश्चंस को देख के बोल सकता हूं कि भाई आप 2 मिनट में आंसर दे दोगे, और 2 मिनट में मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, आप 2 सेकंड में आंसर दे दोगे। सो कमेंट सेक्शन एकदम भर जाना चाहिए। और बेटा वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए सो हम बात करते हैं हु हैज रिटन द नेशनल एंथम फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश। तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा अपने? रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भैया अपना? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा भैया अपना? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं बच्चा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है बेसिकली अपना? विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, है ना। लार्जेस्ट रिवर के बारे में पूछ रहा है, लार्जेस्ट रिवर के बारे में पूछ रहा है भैया कि भैया लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। अच्छा वो वर्ल्ड की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है बेटा? इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना है, ये कंफ्यूजिंग वाला पार्ट नहीं है, वर्ल्ड की पूछ रहा है। अगर बेटा इंडिया की पूछता तो क्या हो जाती है अपनी? गंगा रिवर, है ना। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर इंडिया की पूछता तो बच्चा अपनी इंडिया की क्या हो जाती? गंगा रिवर हो जाती। बट किसकी पूछ रखी है बेटा? वर्ल्ड की पूछ रखी है। सो आंसर क्या हो जाएगा? नील रिवर इज द करेक्ट आंसर। नील नदी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे पता है कुछ बच्चे, अगर ये वीडियो लाइव चल रही होती, और मुझे कमेंट सेक्शन में यही बताइएगा कि भैया आपको वीडियो लाइव चाहिए। अगर आप सभी बच्चों को वीडियो लाइव चाहिए ना, तो बेटा हम लाइव वीडियो भी आपके लिए लेके आ जाएंगे, रिकॉर्डेड नहीं डालेंगे, है ना। क्योंकि लाइव वीडियो में जो इंटरेक्शन होता है ना बच्चों के साथ, यार उसमें अलग ही मजा आता है ना। जब लाइव वीडियो बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है उसमें अलग ही मजा आता है। अब तो रिकॉर्डेड चलेंगे अलग ही, है ना। सो हम बात करते हैं बेटा किसकी? विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो क्या हो जाएगा बेटा? नील नदी
नील रिवर इज द करेक्ट आंसर। मुझे पता है काफी बच्चे क्या करके आएंगे, अमेजोन रिवर है ना, काफी बच्चे अमेजोन रिवर करके आने वाले हैं, ठीक है। सो ऐसे देखो बेटा, यहाँ पे बोर्ड पे जब तुम पढ़ रहे हो उस टाइम पे कितनी भी गलतियां कर लो एक्सेप्टेबल है। बोर्ड पे जब तुम पढ़ रहे हो कितनी भी गलतियां कर लो एक्सेप्टेबल है, बट बेटा आपकी गलतियां जब वो पेपर आप करोगे ना उस टाइम पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। गलत टिक करके आओगे तो बेटा आपको नंबर बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है बेटा, अच्छे से देख के पढ़ना है। एक तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूंगा ना, है ना, पेपर करने के टाइम पे मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं कि भाई जब आपके पास पेपर आता है एकदम रिलैक्स होकर पेपर करना है। ये नहीं है कि भाई एकदम से हम ज्यादा होपलेस हो गए या फिर एंजाइटी फील करने लगे, तो वो सब की भी जरूरत नहीं है। अपना अच्छे से एकदम से बी कॉन्फिडेंट ना, अरे क्या ही हो गया, पेपर ही तो है, बी कॉन्फिडेंट यार, एकदम हल्के से तो क्वेश्चंस हैं, है ना। बी कॉन्फिडेंट रहना है और आपको क्या करना है बेटा, एक तो जो क्वेश्चंस है ना उन्हें अच्छे से पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ने के बाद देन आंसर देना है। ये नहीं कि हवाबाजी में बस क्वेश्चन पढ़ा, विद द लार्जेस्ट पेपर लगा दिया अमेज़न पेपर, है ना, तो हवाबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है, देख के पढ़ना है, 2 बार देख के पढ़ना है और एंड देन उसके बाद एनालिसिस करके आंसर लगाना है, ठीक है। क्योंकि बेटा एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। बेटा हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, है ना, आपको ये बताना है कि भैया हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। भाई इससे नर्सरी लेवल का क्वेश्चन मैं नहीं मान सकता, कोई इससे नर्सरी लेवल का क्वेश्चन तो मैं नहीं मान सकता, है ना, इससे नर्सरी लेवल का क्वेश्चन नहीं मान सकता बेटा, इससे नर्सरी लेवल का क्वेश्चन नहीं मान सकता मैं कि कोई होगा। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, सिंपल सी बात है। अच्छा यहाँ पे 2 ऑप्शन है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं बेटा। कभी कभी ना देखो सुनो, कभी कभी ना ये टाइपिंग एरर हो ही जाती है, ठीक है, तो इस टाइपिंग एरर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, है ना, हमें टाइपिंग एरर पे कभी भी ध्यान नहीं देना है, हमें अपने आंसर पे फोकस करना है, ठीक है। ये नहीं है बेटा टाइपिंग एरर, ये तो मैन्युअल है, ये तो एरर्स होते हैं, ये कभी ये हो ही जाती है, इसमें ज्यादा दिक्कत देने वाली बात नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे ऑप्शंस चेंज कर रहा हूँ और ये सी डी, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, अपना सी ऑप्शन है, ठीक है। तो टाइपिंग एरर हो जाती है, इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और टाइपिंग एरर हम किस लिए हैं यहाँ पे बेटा, इन एरर्स को सही करने के लिए तो है ना। चलिए सो आंसर क्या होने वाला है बेटा, बेसिकली क्या हो जाएगा, अपने 8 प्लैनेट्स हैं। अच्छा मुझे बेटा इस क्वेश्चन, इस 29 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे कि भैया एस्ट्रॉइड जो बेल्ट होती है वो बेटा किन किन प्लैनेट्स के बीच में है ना। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भैया कौन से 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पे बेटा कोई सैटेलाइट ही नहीं है ना। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भैया हमारी अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है, बात समझ में आ रही है, शायद वो आपको नेक्स्ट मॉक में देखने को भी मिल जाए, है ना, सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस। बेटा क्वेश्चन ये भी बनता है कि 2 प्लैनेट्स ऐसे कौन से हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, है ना, बात समझ में आ रही है। और बेटा मुझे ये बताओ, इस ये जो जितने भी मैं क्वेश्चंस आपसे पुट कर रहा हूं ना, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पुट कर रहा हूं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे उनके आंसर्स चाहिए, है ना। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तभी तो मजा आएगा, है ना बेटा। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि सारी वीडियो लाइव करते हैं ना, लाइव में कनेक्टिविटी बढ़ती है, अलग ही आनंद आता है, अलग ही मजा आता है, ठीक है। और मुझे बेटा क्वेश्चन ये बताइए, कि भैया हमारा प्लूटो तो था, भैया नोवा प्लेनेट था हमारा प्लूटो, नोवा प्लेनेट था हमारा प्लूटो, भैया वो क्यों गायब हो गया, है ना। और ये सारे क्वेश्चंस मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स चाहिए मुझे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 8 प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हु बिल्ट द ताजमहल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा, हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल किसने, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, ये ताजमहल का निर्माण किसने कराया था बेटा, है ना। देख रहे हो बेटा हिस्ट्री, इतनी हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं आरआईएमसी, अगर हम बात करते हैं आरएमएस, अगर हम बात करते हैं सैनिक, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, 60 to 70% जो पोर्शन होता है ना, और आरआईएमसी में तो बेसिकली 80% दे रखा है बेटा। हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा है ना, हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा है। हु बिल्ट द ताजमहल, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा अपना, शाहजहां इज द करेक्ट आंसर, है ना। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा अपना, शाहजहां इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे, विच इज द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल, है ना। बेटा फास्टेस्ट रनिंग एनिमल पूछ रहा है अर्थ पे कि भैया फास्टेस्ट रनिंग एनिमल कौन सा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, चीता इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है बेटा, बेसिकली बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। चलिए एक बार ना मैं माइक को सेट कर लूं यार, है ना। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या होने वाला है बेटा इसका, विच इज द, है ना, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, है ना। तो बेटा नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है बेटा। सो आंसर क्या हो जाएगा, शार्क मछली बिल्कुल नहीं है, क्रोकोडाइल
बिल्कुल भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, गंगा डॉल्फिन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। बेटा नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कौन सा है अपना, है ना, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कौन सा है? चलिए मुझे बताइए कि भैया नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कौन सा है अपना। तो अगर हम बात करते हैं बेटा राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो हम बात करते हैं एप्पल, सेब है ना, सेब ही तो है ना। हम बात करते हैं बेटा एप्पल की, हम बात करते हैं पोमीग्रेनेट की, हम बात करते हैं कोकोनट, मैंगो। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा अपना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैंगो इज द करेक्ट आंसर। बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ ये सारे स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें समझाने वाली कोई ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है कि बेटा इसमें मुझे समझाना है कि भैया हाँ आम आम कहां से आया था, तो ये सब डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मैंगो इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, है ना। बात करते हैं किसकी बेटा, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा बेटा, ये सारे अपने स्टैटिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं, स्टैटिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं। बेटा नेशनल फ्लावर कौन सा है अपना, कमल, लोटस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कौन सा है बेटा, नेशनल फ्लावर कौन सा है बेटा अपना, है ना, जल्दी से, है ना। आंसर क्या होने वाला है बेटा अपना, नेशनल फ्लावर का आंसर क्या होने वाला है बेटा अपना, आंसर हो जाएगा अपना लोटस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। बस मुझे एक सेकंड दो, मैं जरा पानी पी लूं। ठीक है, चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। बेटा टेलीफोन की इन्वेंशन किसने की थी, है ना। आपको बताना है टेलीफोन की इन्वेंशन किसने की थी, है ना। चलिए आपको बताना है, क्या बताना है बेटा आपको बताना है टेलीफोन की इन्वेंशन किसने की थी। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लें कि भैया न्यूटन के बारे में पढ़ लेते हैं ना। न्यूटन कौन से, लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या दिया था भैया, लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन ने बताया था कि भैया जब, वैसे न्यूटन से पहले भी हमारा गैलीलियो आ गया था, चलिए, लेकिन ऑप्शन में तो ऑप्शन के बेसिस पे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, न्यूटन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन ने क्या किया था, लॉज ऑफ मोशन दिए थे। उन्होंने बताया था कि भैया अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। सिंपल सी बात है। कितने लो दिए थे बेटा, कितने लो दिए थे, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया कितने लो दिए थे न्यूटन ने, कितने लो दिए थे, ये जल्दी बताइए मुझे, ठीक है, जल्दी बताइए कि भैया उसने कितने लो दिए थे। अब बढ़ते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा बेटा अपना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन का मैंने आपको बता दिया, और कमेंट सेक्शन में बेटा मुझे इसका आंसर भी चाहिए कि भैया इसका आंसर क्या होने वाला है। बेटा चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। वेयर इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका है ना, किनका है, कौन से हमारे फ्रीडम फाइटर थे बेटा जिनका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, है ना। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑप्शंस ना इनकरेक्ट है ना, ये फिर से थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उस चीज की टेंशन मत लेना, ठीक है, इस चीज की टेंशन मत लेना, ठीक है। मुझे बताना बेटा बी ऑप्शन आपका है गुजरात। मुझे बताना कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो बेटा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है। मैं आपके लिए क्वेश्चन एक और एड ऑन कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि भैया दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां है, और ये बताना बेटा वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दिल्ली में है, मेरठ में है, गुजरात में है, अयोध्या में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, व्हेन इज द गांधी जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। चलिए एकदम हलवा सा क्वेश्चन है ना, ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन बेटा। चलिए एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, गांधी जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या बनाई जाती है बेटा, गांधी जयंती हमारी बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आ जाता है बेटा, हाउ मेनी बोन्स डज अ न्यू बोर्न बेबी हैव। बेटा न्यू बोर्न बेबी जो होता है ना, जो बेटा यंग वंस का मतलब न्यू बोर्न बेबी जो है, जो भैया अभी, है ना, एक नवजात शिशु की अगर हम बात करते हैं तो एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। तो बेटा अबाउट 300, कितनी बोन्स होती है बेटा, अबाउट 300, सॉरी एक सेकेंड, कितनी होती है बच्चा, अबाउट 300 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितनी होती है बच्चा, अबाउट 300, है ना।
एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं बच्चा? अबाउट 300 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमारा क्या होने वाला है, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। बेटा कंप्यूटर की खोज, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, है ना, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, मुझे ये बताओ जल्दी से सारे बच्चे बेटा कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि भैया कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, चार्ल्स बेबेज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और बेटा जीएस के आज के लास्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं एंड देन फिर आपका हिंदी का सेशन होगा। ओके बेटा चलते हैं किस पे, जीएस के लास्ट सेशन पे चलते हैं एंड देन फिर आपका हिंदी का क्वेश्चन होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन एकदम फर्स्ट क्लास सा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। बेटा क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ चुका है, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर जल्दी से मुझे बताइए कि भैया हु इज द ऑथर ऑफ रामायण। रामायण के रचिता कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ रामायण, रामायण के रचिता कौन है, मुझे जल्दी बताइए। एकदम फर्स्ट क्लास एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि भैया रामायण के रचिता कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्या महर्षि वाल्मीकि हो जाएगा, वेदव्यास है, तुलसीदास जी है या चाणक्य। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके महर्षि वाल्मीकि, है ना। एंड देन बेटा इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद अपना हिंदी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिंदी के 10 क्वेश्चन होने वाले, तो इसके बाद बेटा हिंदी के क्वेश्चन, है ना। प्लीज सर, तो पहले सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो यार, है ना। मैं आज खूब का है भाई, देखो चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक ये मतलब वीडियो जाएगी आएगी, कल तक क्लास होगी तो कम से कम 400 सब्सक्राइब तो देखो होने चाहिए, है ना। 400 सब्सक्राइब होने चाहिए। आज जीएस ओसवाल जी ने कराई है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस के रचयिता, आप लोगों को ध्यान देना है, रामचरितमानस, ठीक है ना। इसके रचयिता कौन है, तो तुलसीदास। एक बात आप लोगों को ध्यान ये रखना है। और वेद व्यास, वेदों के रचयिता कौन है, आप लोगों को ध्यान रखना है, वेदों के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास, ये याद रखेंगे। और चाणक्य के बारे में आप लोग ध्यान देंगे, अर्थशास्त्र, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है, ठीक है ना, जो राजनीति पर आधारित है, चाणक्य का अर्थशास्त्र भी आप लोग को ध्यान देना है। चलो ध्यान से देखेंगे। मेरा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम क्या कहलाता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, हम लोग बतिया रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है, जो हम लोगों के बीच में बातें चल रही हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, भाषा कहते हैं, साहित्य कहते हैं, लिटरेचर, या व्याकरण कहते हैं। आप लोग जल्दी से करके बताओ भाई उसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना। आपके सामने अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम। तो भाषा क्या है, भाषा का मतलब क्या होता है, जो हम लोग हिंदी भाषा, चाहे अंग्रेजी भाषा, चाहे आपका फ्रेंच भाषा हो, कोई भी भाषा हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, ठीक है ना, तो वो क्या है, तो वो माध्यम बनता है विचारों के आदान प्रदान का, विचारों के आदान प्रदान का, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, आदान प्रदान का माध्यम। अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी भाषा को की जो लेखन शैली है, उसे लिखने के जो एक पूरा सिस्टम होता है, वो लिपि कहलाता है, ठीक है ना। लिपि मतलब भाषा को जो आप लोग लिखने में बांधते हो। और जब कोई भाषा साहित्य के तौर पर व्याकरणों पर नियम का प्रयोग करके लाई जाती है, बोली तो भाषा कहलाती है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, व्याकरण मतलब भाषा से जुड़े हुए जो शुद्धता, अशुद्धता या भाषा से जुड़ी जो नियमावली जो होती है, वो व्याकरण कहलाती है। साहित्य, लिटरेचर, हर भाषा का अपना जो कहानी किताबें लिखा जाता है, ठीक है ना, वो हो गया लिटरेचर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताएंगे आप लोग जल्दी से कर। ध्वनि को बोला और लिखा गया रूप कहलाता है, ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप क्या कहलाता है, आप लोग बताओ। भाषा कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है, वर्ण कहलाता है, या वाक्य कहलाता है। ध्वनि, ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप, ठीक है। ध्वनि का मतलब, साउंड का मतलब किससे होता है, जो आप लोगों ने सुना होगा स्वर और व्यंजनों के बारे में बात करी,
ठीक है ना। तो स्वर जो है उनके बारे में ए आ ई छोटा बड़ा ये सब आपने जाने होंगे, पढ़े भी होंगे, पढ़ते भी होंगे आप अपने स्कूलों में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों को अगर सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है ना, वर्णों को जब सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, वर्णमाला कहला जाएगा। तो आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप लोग इस पे फिर फोकस करके बताएंगे क्या है क्वेश्चन का आंसर। ये रहा, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द, निर्थक शब्द। सार्थक और निर्थक शब्द दोनों या इसमें से कोई नहीं। हर एक शब्द का अपना मीनिंग होता है, हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है। अगर मैं आपसे बोलूं भाषा, भाषा शब्द का एक अपना अर्थ है। ठीक है ना, राम का एक अपना अर्थ है, या मोहन शब्द का अपना एक अर्थ है, गीता का अपना एक अर्थ है। तो हर शब्द का एक अपना अर्थ होता है। लेकिन जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसे शब्द जो जिनका अर्थ है, जैसे इन शब्दों का अर्थ है तो ये शब्द कहलाएंगे सार्थक शब्द। इनको क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। और जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है उन शब्दों को क्या कहेंगे, निर्थक शब्द कहेंगे। वो क्या कहलाएंगे, निर्थक शब्द कहलाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर जवाब देंगे आप लोग। कमल का पर्यायवाची क्या है, आप लोग जरा हमको बताएंगे। कमल शब्द का पर्यायवाची है, राशि है, अरविंद है, व्योम है, आकांक्षा है। बहुत तेजी से करके जवाब देंगे भाई, ठीक है ना। और ये आपका श्री बालेराम सामान्य ज्ञान 7वीं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए मॉडल टेस्ट पेपर है। इन मॉडल टेस्ट पेपर से ही आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, तो अब बचता ही क्या है, अब तो केवल आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। जब तक आपका टेस्ट पेपर नवंबर में होगा तो ये लगभग 50-60 टेस्ट पेपर के आसपास बन जाएंगे और 50 के आसपास हो जाएंगे टोटल मॉडल टेस्ट पेपर। उन 50 मॉडल टेस्ट पेपरों में से आपको प्रश्न मिलेंगे 50 क्वेश्चन। तो बड़ा आसान रहेगा पेपर करना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ आप लोग आंसर देंगे अरविंद शब्द जो है। चले फिर बताएं, संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बार बार संज्ञा ना प्रयोग करें और संज्ञा का दोहराव से बचने के लिए तो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को क्या कहा जाता है। मैंने पहले क्लास में, इससे पहले जो हमारी जो पहला मॉडल टेस्ट पेपर हुआ था उसमें मैंने बात की थी, कोई भी जो नाम है वो अपने आप में क्या है, जितने भी संसार भर में जितने भी नाम है वो सब नाम क्या है, नाम का मतलब ही क्या है, संज्ञा। सारे नाम क्या है भाई, संज्ञा है। सारे नाम क्या है भाई, वे संज्ञा ही तो है। तो नाम का मतलब संज्ञा ही तो है। गीता, सीता, मोहन, सोहन, और इन संज्ञा के स्थान पर रामू क्या है, संज्ञा है। गीता क्या है, संज्ञा है। मेरठ क्या है, संज्ञा है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्या कहलाता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, राम स्कूल गया, ठीक है। अब इस संज्ञा, ये राम संज्ञा हो गया। अब इसके स्थान पर प्रयोग कर ले हम लोग, वह स्कूल गया। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे बताओ, 5 क्वेश्चन और बचे हैं मात्र, उनको और देख ले। भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल।
वर्तमान काल का मतलब क्या है? खा रहा है, रहा है, रहे हैं, जा रहा है, ता, ती, ते शब्द जो है, ठीक है, खाता है, पीता है, तो ये शब्दों का प्रयोग अगर किया जाए तो ये है खा रहा है, ये क्या है? वर्तमान काल जो प्रेजेंट में चल रहा है। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब रहे हैं तो क्रिया अभी जारी है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये वर्तमान काल हो गया। मास्टर जी ने पढ़ा लिया है, पढ़ा लिया है, या था शब्द जहां लग जाए, खा लिया था, पढ़ लिया था, सो लिया था, तो जो था शब्द जहां लग जाए, ठीक है ना, तो वो क्या है? वो आपका भूतकाल है, मतलब क्रिया हो चुकी है। आपने जीएस पढ़ ली है, आपने मैथ पढ़ लिया है, ठीक है ना, जो अभी अभी पढ़ता है तो वो अलग हो गया, लेकिन नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम लोग। नॉर्मल में आप लोगों को ध्यान रखना है, था थी थे बस, ठीक है। तो था थी ये आप लोग याद रखेंगे, हूं है मतलब ये याद रखेंगे, और जो आने वाला, मैं पढ़ूंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं सोऊंगा, भविष्य में आप अधिकारी बनेंगे, भविष्य में आप बालेराम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में बहुत अच्छे से मार्क्स लाते हुए और पहला प्राइज आप लोग प्राप्त करेंगे, हैं। और कहाँ तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना, आप जो तैयारी का प्लेटफॉर्म है उज्जवल एकेडमी, ठीक है। एक दिन बताऊंगा मैं आपको पूरा ये उज्जवल एकेडमी कहाँ है, क्या करता है, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी एक दिन हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप लोगों को चैनल को देखो, सबको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आगे बताएंगे उत्तीर्ण शब्द का विलोम। अरे भाई वाह, ये तो बड़ा ही आसान तरीके से आप बता सकते हैं। पास होना, अनुत्तीर्ण होना, अपकर्ष, निराशा। उत्तीर्ण शब्द का विलोम, तो उत्तीर्ण शब्द का जो विलोम मतलब उल्टा है वो क्या है? अनुत्तीर्ण है भाई, पास नहीं हुआ और क्या नहीं हुआ, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो फिर बताएंगे आगे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, फिर है एक बढ़िया सा प्रश्न, ठीक है ना, अपने जवाब दे। विलोम शब्द लिखो। अमीर का क्या होता है? धनी होता है। जो धनी है तो उसका मतलब तो उसके पास ऑलरेडी पैसा है ही भैया। गरीब होता है, निराशा होती है, या उम्मीद होता है। तो अमीर शब्द का विलोम क्या है भैया? जिसके पास पैसा है वो अमीर है, और जिसके पास पैसा नहीं है तो वो कौन है? वो तो गरीब है। तो आंसर लगा दो गरीब भाई। चलो निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन। रानी, रानिया, या रानिया, रानिया, रानी। तो यहां आप लोग बताएंगे बहुत तेजी से करके, तो इस प्रश्न का भी आंसर हो जाए, जरा तेजी से करके बताया जाए, ठीक है ना। तो बहुवचन का मतलब नियम कानून होते हैं, थोड़े से किस तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरा बताइएगा मेरे को बहुत तेजी से करके। क्या बनेगा? क्वेश्चन है आपके सामने, और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो, है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों,